सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिलो बायोलॉजी नीट। दिस इज़ बेसिकली माय फर्स्ट वीडियो। तो पहला वीडियो डालने से पहले आई जस्ट वांट यू टू नो समथिंग कि मैं यहाँ पर करना क्या वाला हूँ। बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ हम यहाँ पर जो नीट का सिलेबस है दैट इज़ NCERT, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट प्योर NCERT। हम NCERT के बाहर जाएंगे नहीं। और दो तीन बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप जानो कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन दिख रही है, सबसे पहली बात जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके लिए नहीं है। ये स्क्रीन आपके लिए नहीं है, ये स्क्रीन मेरे लिए है और मैं आपके लिए हूँ। वापस से बोलता हूँ, ये स्क्रीन जो है दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर मी एंड आई एम फॉर यू। तो इससे होगा ये कि हम, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको नोट्स चाहिए या कुछ चाहिए तो मुझे ये बताओ, व्हेन आई विल प्रोवाइड टू यू। बट ये जो स्क्रीन है दिस इज़ नॉट योर नोट्स। आपको नोट्स चाहिए तो आप एक बुक और एक पेन लेकर के बैठो, बाजू में अपने NCERT रखो और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हो। ये स्क्रीन मेरे लिए है और अगर कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं चाहता हूँ कि आप लिखो और आपको लिखनी चाहिए, देन आई विल टेल यू कि जो मैं लिख रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ लिखो। हालांकि हर लेक्चर के बाद स्टार्टिंग में मैं लास्ट लेक्चर का जो समरी रहेगा मैं यहाँ पर लिख दिया करूँगा, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है वो लिख सकता है। बट ड्यूरिंग द लेक्चर्स दिस पर्टिकुलर ये जो स्क्रीन है, दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर मी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर कम ध्यान और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और आपके NCERT पे ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे को पहली बात तो आपको ये बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है कि आई एम अ बिट न्यू टू दिस सिस्टम। जो ये ऑनलाइन का सिस्टम है, मैं अभी नया हूँ। आई एम नॉट डैट फ्रेंडली विद इट। तो अगर कुछ भी मिस्टेक्स हो या आपके कुछ फीडबैक्स हो तो आप मुझको बताना और जो मिस्टेक करूँगा उसको आप ज़रा सा इग्नोर करना। लेट मी नो योर फीडबैक्स। और दूसरा ये कि मैं सिस्टम में नया हूँ बट आई एम नॉट न्यू इन दिस बायोलॉजी फील्ड, या ये जो पढ़ाने वाला हिसाब है मैं यहाँ पर पुराना हूँ। और अभी आप ये देख करके सोचते रहेंगे कि ये लड़का आ गया है भाई, ये कितना पुराना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैं इतना पुराना हूँ कि मैं आपको मेडिकल कॉलेज का नयापन दे सकूँ। ये दो तीन बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जहाँ पर आपको दिखता रहेगा, जिसका नाम है एवोल्यूशन। NCERT का ये पेज नंबर है 110। और दूसरी बात और एक मुझको बतानी थी, स्टेट टेक्स्ट बुक, जो महाराष्ट्र बोर्ड का स्टेट टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर है ये 96। यहाँ पर प्रोबेबली अभी स्टेट टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो उनके लिए मुझको एक बात कहनी है कि आपका जो स्टेट टेक्स्ट बुक है उसका लेवल यहाँ है और जो आपके NCERT है उसका लेवल यहाँ है। तो हम यहाँ पर NCERT करने वाले हैं। जब हम NCERT करेंगे तो आपका स्टेट टेक्स्ट बुक जो है वो अपने आप कवर हो जाएगा। और नीट वाले बच्चों के लिए मुझको एक बात एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जिसको बहुत अच्छा करना है परफॉर्म। आपकी NCERT भी कंप्लीट नहीं है। हालांकि आपको एंट्रेंस देना है, आपको नीट पढ़ना है, नीट निकालना है, तो आपको NCERT स्टिक करनी है, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। NCERT में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके स्टेट के टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। जैसे आप मॉर्फोलॉजी ले लोगे तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आपके NCERT में बहुत कम है और स्टेट टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा है। और आपके NCERT में ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्टेट टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ स्टेट टेक्स्ट बुक प्लस NCERT, दैट इज़ द कंप्लीट पैकेज। एंड हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, विल कंबाइन देम बोथ एंड विल स्टडी। जब मैं कुछ भी रेफरेंस लूँगा तो मैं बता के लूँगा कि ये स्टेट टेक्स्ट बुक का है और ये NCERT का है, तो चीज़ें क्लियर रहें। तो जो भी स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पर आकर के रुक गए हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए जगह नहीं है। नीट वालों के तो है ही, और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए इट इज़ सही। ये दो तीन बातें थी जो मुझको आपको बतानी थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। NCERT का पेज नंबर 110, चैप्टर नंबर है ये
6 और स्टेट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 96 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एवोल्यूशन। तो आज हम क्या करेंगे, तो हम आज सिर्फ कुछ प्यार भरी बातें करेंगे। प्यार भरी बातों से अपन स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और उससे भी पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय शन। ये जो शन है TION, ये शन क्या होता है, व्हाट इज दिस शन। शन का मतलब होता है एनी फिनोमिनन। फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिनन ऑफ सर्कुलेटिंग समथिंग इज सर्कुलेशन, द फिनोमिनन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग समथिंग इज रिप्रोडक्शन, द फिनोमिनन ऑफ इमेजिनिंग समथिंग इज इमेजिनेशन, the phenomenon of observing something is observation, the phenomenon of educating is education, and the phenomenon of evolving is evolution। ये जो शन है इसका मतलब ये है कि कोई भी एक फिनोमिनन जो अकर हो रहा है दैट इज शन। और हम जो चैप्टर है उसका नाम है एवोल्यूशन। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला शब्द मिलेगा, उसका नाम है एवोल्यूशनरी। जो आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें सबसे जो पहला शब्द मिलेगा उसका नाम है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी को समझने से पहले अपन समझते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, तो जब अपन बायोलॉजी को ब्रेक करेंगे तो बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स इज़ बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स मतलब क्या, जीवन और जीवन के जितने भी प्रकार है उसका अध्ययन करना, ये जीव विज्ञान है। अब जीवन और जीवन के प्रकार यानी कि क्या, यानी कि ऐसे जितने भी जीव जंतुएं हैं जिनके अंदर जीवन है वो भी बायोलॉजी में आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा में कौन आता है, तो हमारा बॉटनी वाले सर आके पढ़ाएंगे, वहाँ पर फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। और फौना में हम आते हैं जूलॉजी वाले। तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स इज नोन एज बायोलॉजी, जो अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी मतलब क्या, एवोल्यूशनरी का मतलब है कि इतिहास। एवोल्यूशन का मतलब क्या, इतिहास। जीवन और जीवन की जितनी प्रकारें हैं उनके इतिहास का स्टडी, उनके इतिहास के बारे में पढ़ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब इसका मतलब क्या, जीवन का इतिहास। आज जैसे इंसान है, जैसे आज इंसान है, क्या इंसान पहले से ऐसे रहते होंगे। NCERT एक बात कहती है कि इन मिलियंस ऑफ ईयर्स जो आज के इंसान हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो आज की बायोडाइवर्सिटी है इनमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज जिंदगी, लाइफ और लाइफ फॉर्म के जितने भी चेंजेस आए हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके इतिहास को जानना, इट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। वापस से कहता हूँ कि आज के जितने भी लाइफ और लाइफ फॉर्म्स हैं उनके चेंजेस को पढ़ना, उनमें जितने चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, उनको पढ़ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया रहेगा, बायोलॉजी का मतलब और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ अपन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, तो अपन एवोल्यूशन का मतलब समझते हैं। मैं 2 पॉइंट यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि NCERT और टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं है, पर बुक्स में आपको बताई जाती है। एवोल्यूशन का मतलब क्या, एवोल्यूशन इज अनफोल्डिंग, आई एम सो सॉरी मैंने ऊपर ही लिख दिया, सो सॉरी, ये हाँ। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन इज अनफोल्डिंग या अनवीलिंग द हिडन पोटेंशियल। पहले तो आपको ये देखने मिलेगा, और दूसरा जो आपको देखने मिलेगा वो है कि इट इज़ एन ऑर्डरली चेंज, इट इज़ एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। सही, तो ये 2 पॉइंट आपको एवोल्यूशन के बारे में देखने मिलेंगे। क्या
जस्ट गिव मी अ सेकंड यहाँ पर, यस हाँ सिस्टम अटक गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। काम नहीं कर रहा, ओके हाँ हुआ, आई एम सो सॉरी गाइस। ये तो एवोल्यूशन के बारे में आपको दो लाइन देखने मिलेगा क्या, सबसे पहले अनफोल्डिंग या अनवीलिंग द हिडन पोटेंशियल या द ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। इसको अपन समझते हैं। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, CaCO3 इट विल गिव टू CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन है, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, हम पढ़ेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। जब मैं ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने के बाद मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेंगे। जब मैं ये हीट उसको नहीं दे रहा था, जब मैं ये हीट उसको नहीं दे रहा था, क्या मुझे CaO और CO2 मिला था? नहीं मिला था। जब मैंने उसको हीट दिया तब जाकर के मुझे CaO और CO2 मिला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हीट देने के बाद जो CaCO3 का हिडन पोटेंशियल था CaO और CO2 को बनाने का, वो अनवील हुआ। जो इस रिएक्शन में हीट काम कर रहा है, तुम्हारे हमारे केस में, फ्लोरा एंड फौना के केस में एवोल्यूशन वो काम करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। वापस से कहता हूँ, जब मैंने इस CaCO3 को हीट नहीं दिया था तब मुझे CaO और CO2 नहीं दिख रहा था, पर जब मैंने उसको हीट दिया तब मुझको CaCO3 का जो हिडन पोटेंशियल था वो निकल करके दिखा। डेट इज़ व्हाट, वो CaO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है। ये कब हुआ? जब मैंने उसको गर्म किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे बाद जो आने वाला है, हमारे बाद जो आने वाला है उसका पोटेंशियल हम में आज है। आज हम जो ऐसे बने हैं, हमसे मेरा मतलब क्या, जो आज हम होमो सेपियन हुए हैं, होमो सेपियन में हमको बनाने की हिडन पोटेंशियल थी, और जब एवोल्यूशन हुआ तो हिडन पोटेंशियल अनवील हो गई और हम बन गए। एम आई क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपको कल डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने की जो आप में पोटेंशियल है वो आज आप में है। आपको सिर्फ जलना है और एवोल्यूशन अपना काम करेगा और आप डॉक्टर बन जाओगे। मेरे को लगता रहेगा ये समझ में आ जाएगा। अब जो ये तो सेकंड पॉइंट है, क्या? एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। अभी जो CaCO3 है, क्या आपको क्या लगता है ये एक ही बार में CaO CO2 बन गया रहेगा? अरे नहीं, ये कुछ A बना रहेगा, A के बाद कुछ B बना रहेगा, B के बाद C बना रहेगा, C के बाद D बना रहेगा, और उसके बाद जाकर के मुझको जो ये फाइनल प्रोडक्ट है वो मिला रहेगा ना यार। हमको जो कल बनना है, क्या हम यूं ही बन जाते हैं? धीरे धीरे बनते हैं। जब होमो सेपियन यूं ही बन गया। अरे जब अपन ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के ह्यूमन स्पीशीज़ पढ़ेंगे, तब जाकर के हम होमो सेपियन बन पाए। आपको जो बनना है वो आप तुरंत नहीं बनोगे, इट विल टेक सम टाइम। और उस सम टाइम में क्या होगा? उस सम टाइम में आपको इंटरमीडिएट स्टेज मिलेंगे, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हर रिएक्शन का बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं फाइनल प्रोडक्ट के पहले। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, एवोल्यूशन इज ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। आई होप इट इज क्लियर। जो ये सेकेंड पॉइंट है, इसको समझाने के लिए हमारे एनसीईआरटी के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, वेरी ब्यूटीफुल इनकी थियरी है जिनका नाम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और चार्ल्स डार्विन एक बात समझाते हैं जिसका नाम है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। जब हम पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में तब हम इसको बहुत खूबसूरती से पढ़ेंगे, पर भी आपको मैं बताता हूँ कि एवोल्यूशन, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा कि एवोल्यूशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय चार्ल्स डार्विन्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इसको अपन समझते हैं।
डिसेंट मतलब क्या? DESCENT। डिसेंट का मतलब क्या? डिसेंट का मतलब होता है अवतार लेना या अवतरित होना। एंड व्हाट इज मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतर होना। मतलब रूपांतर के साथ अवतरित होना, रूपांतर के साथ अवतरित होना, इट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब आप 12वीं में हैं, आप में कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे और होपफुली उस मॉडिफिकेशन को करके आप MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बनोगे। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप में मॉडिफिकेशन होंगे। उन मॉडिफिकेशन के बाद आप डॉक्टर बनोगे। तो क्या? तो ये कि रूपांतर के साथ अवतरित होना, दिस इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। हमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा और हमारे बाद की स्पीशीज बनेगी। होमोसेपियन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उसके बाद हम बने। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन, ऐसा आपका टेक्स्ट बुक का कहना है। ठीक है, तो हमने एवोल्यूशन समझ लिया, हमने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझ ली और अभी अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर की। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो एक लाइन लिखती है कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन एक कहानी है, एवोल्यूशन इज अ स्टोरी। इस स्टोरी को सुनते सुनते दो बातें होती है, या तो आदमी सो जाता है या तो आदमी इसमें खो जाता है। बहुत सारे बदनसीब बच्चे होते हैं जो सुनते सुनते सो जाते हैं और बहुत सारे खुशनसीब बच्चे होते हैं जो इसमें खो जाते हैं। आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करेंगे आप वो जानिए, पर इट इज़ अ स्टोरी। और ये किसकी स्टोरी है? ये 4 चीज़ों की स्टोरी है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 4 थिंग्स। सबसे पहले किसकी? ब्रह्मांड के बनने की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ यूनिवर्स। दूसरी किसकी? ब्रह्मांड में धरती के बनने की। पहले किसकी? यूनिवर्स के बनने की, ब्रह्मांड के बनने की। दूसरी किसकी? ब्रह्मांड में धरती के बनने की। तीसरी, धरती पर पहले जीवन के बनने की। मैंने जीवन नहीं कहा, मैंने कहा पहला जीवन, धरती पर पहले जीवन के बनने की। और चौथी है इस पहले जीवन से जो इतने सारे जीवन बने हैं उसके बनने की। तो ये 4 चीज़ों की कहानी है। आई रिपीट, ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, धरती में पहले जीवन के बनने की, और उसके बाद उस पहले जीवन से इतने सारे जीवन बने उसके बनने की ये कहानी है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जो हम 10-12 लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और क्लीन करने के बाद ओके, मैं भूल गया था सिलेक्ट भी होता है। अगर मैं सही तरीके से कर पाया तो आपका नसीब, जो मैं ये कर रहा हूँ वो सही ही है। ओके डन, यस गाइस। ओके देखो गलती कर दिया, प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी। इट विल टेक मी जस्ट 2 लेक्चर्स। ओके, फिर मैं मास्टर हो जाऊँगा इस चीज़ का। 2 लेक्चर लगेंगे एंड आई विल बी मास्टर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, मज़ा आ रहा है तुमको यार? मज़ा आ रहा है? आना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। दिस इज़ माई गारंटी गाइस। पूरे हिंदुस्तान में नोबडी विल टेल यू व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड व्हाट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आपको समझ में आ जाएगा। सही। तो 4 चीज़ों की कहानी है, ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, धरती पर पहले जीवन के बनने की, और उस पहले जीवन से बहुत सारे जीवन के बनने की। तो अपन ब्रह्मांड के बनने की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ यूनिवर्स। आपने एक थ्योरी का नाम सुना होगा जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है ना। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स कैसा बना? आपके एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, मैं उसको पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी लिखती है, द बिग बैंग थ्योरी attempts to explain the origin of universe. It is a singular, मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर, it is a singular huge explosion. It is a singular huge explosion, unimaginable in terms या unimaginable in physical terms. इतना भीषण जो क्या कहते हैं एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन के बाद हमारा ब्रह्मांड बना।
दिस इज द बिग बैंग थियरी एंड अब तक इसको सही कहा जाता है। अपने को इसके बारे में पूरा तो नहीं है, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्स कब बना। तो यूनिवर्स इट वॉज ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स अगो। आपको ज़रा सा ये जो टाइम स्केल है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। यूनिवर्स कब बना था? तो 20 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। हम बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन की बातें क्या करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, जिनको ये भी नहीं पता कि बिलियन ट्रिलियन कितना होता है। तो मिलियन आने की कितना? मिलियन आने की 10 की पावर 6, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। बिलियन इज 10 की पावर 9 एंड ट्रिलियन इज 10 की पावर 12। अपन मिलियन और बिलियन के टर्म्स की बात क्या करेंगे। मैंने आपको पहले कहा ना कि हम जो आज हो रहा है उसकी बातें नहीं करेंगे, हम इतिहास की बातें करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स कब बना? यूनिवर्स बना 20 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। इट इज़ नॉट डबल एक्सप्लोजन, इट इज़ सिंगुलर एक्सप्लोजन। अगर किसी दिन नीट में क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ पर घुमा सकता है। सिंगुलर, एक ही सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, डेट वॉज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। और यूनिवर्स के बनने की शुरुआत हुई। अभी यूनिवर्स के पहले क्या था, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। यूनिवर्स के पहले क्या था, ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। पर कुछ तो मानना पड़ेगा ना यार, जिसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, कुछ तो मानना पड़ेगा कि जिसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। तो हम मान के चलते हैं कि एक डेमी एंटिटी थी। क्या थी? एक डेमी एंटिटी। वी डोंट नो, हमको नहीं पता क्या था। मुझको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मुझको नहीं मालूम कि यूनिवर्स के पहले क्या था, पर मुझको इतना मालूम है, अरे कुछ तो था जिसमें ये सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और ये होने के बाद यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई। हमको मानना पड़ेगा कुछ तो था। अब कुछ को बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम देते हैं, पर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन उसको एक डेमी एंटिटी नाम देते हैं, जिसमें क्या हुआ, जिसमें एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। जब एक्सप्लोजन होगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छात्रगण, जब एक्सप्लोजन होगा तो क्या उड़ेगा, क्या होगा? आग लगेगी। आग के बाद उसमें बहुत सारे एटम्स उठेंगे ना यार, उसमें बहुत सारा धुआं उठेगा, उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स उड़ेंगे, है ना। उसमें नेब्यूला फॉर्म होगा। आपका जो एनसीईआरटी है वो नेब्यूला ये टर्म लिखता है, स्टेट टेक्स्ट बुक में लिखता है नेब्यूला। नेब्यूला क्या है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ क्लस्टर्स ऑफ डस्ट। इतना भीषण जब एक्सप्लोजन होगा तो डस्ट तो उड़ेगा, और डस्ट में क्या होगा, मैं और तुम थोड़ी रहोगे यार, डस्ट में तो एटम्स रहेंगे, छोटे छोटे एटम्स रहेंगे, है ना। ये तो मान के चलते हो कि जब यूनिवर्स बना होगा तो उसमें एटम्स आए होंगे, और एटम्स का जो क्लस्टर है उसको हम नेब्यूला कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये कि यूनिवर्स कब बना। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर पहले बना, और कैसे बना, तो एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन से बना। स्टेट टेक्स्ट बुक में बिग बैंग थ्योरी का जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी है जॉर्ज लेमेट्री करके, देख लेना उसको, एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें समझने के बाद अपन हम समझते हैं कि पहला लाइफ कैसे आया, यूनिवर्स में पहला लाइफ कैसे आया, यूनिवर्स में धरती कैसे बनी, उसको हम इसी के साथ समझ लेंगे। पर लेट्स स्टार्ट कि पहला लाइफ कैसे आया, है ना। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से वापस से कह रहा हूँ, यूनिवर्स बन चुका है, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बन चुका है सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन से। नेब्यूला क्या है, तो दे आर द क्लस्टर्स ऑफ डस्ट। और डस्ट में क्या है मेरे बच्चों, इसको ध्यान में रखना, डस्ट में एटम्स हैं। डस्ट समझता है ना, डस्ट में क्या है, एटम्स हैं। मैंने अब तक कोई एटमॉस्फेयर की किसी चीज़ की बात नहीं की है, मैंने अब सिर्फ यूनिवर्स की बात की है। यूनिवर्स बन रहा है अभी मेरे बच्चों, बहुत गरम है ना, अनइमेजिनेबल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टर्म्स हुआ है, बहुत गर्म है। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, लेट्स मैरिनेट इट। जब तक वो ठंडा हुआ तब तक अपन किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं पहले जीवन की। ठंडा होगा तब अपन उसके बात करेंगे। मैं आई एम टेलिंग यू, मैंने अब तक धरती की बात की ही नहीं है। मैं अब जीवन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, ठंडा होने दो, लेट्स गिव इट सम टाइम। अपन बात करते हैं किसकी, लेट्स टॉक अबाउट धरती पर जीवन के बनने की। ना मेरे बेटे, जीवन इज़ द रॉन्ग वर्ड।
धरती पर पहले जीवन बनने की। जीवन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले जीवन की बात कर रहा हूँ। इस पहले जीवन को कैसे बना ये समझाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थ्योरीज है बेटा। हर थ्योरी को हम सम्मानपूर्वक सुनेंगे और सम्मानपूर्वक उनको चाटा मारेंगे, प्यार से, है ना, प्यार से उनको रिजेक्ट करेंगे। इसको बताने के लिए सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मैं लिख देता हूँ यार, हालांकि ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी यार। अभी मेरी हैंड राइटिंग है जो मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर मी। मैं तुम्हारा हूँ, ये मेरा है, मेरे जिसको तुम देखोगे नहीं मेरे बेटे, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ माइन। जब मैं अलाउ करूँगा तुम देखोगे तब, ठीक है। चलो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अबे थ्योरी क्या है, ये थ्योरी किसकी है? तो ये थ्योरी है पंडितों की, ये थ्योरी है मौलवियों की, और ये थ्योरी है प्रीस्ट की। जो मैं नहीं कह रहा हूँ तुमको वो नहीं सुनना है, ठीक है। मैंने अब तक रिलीजन ने नहीं कहा है तो तुम सुनोगे भी नहीं, ठीक है। ये किसकी थ्योरी है? पंडितों की थ्योरी है। दिस इज थ्योरी ऑफ मौलवी, दिस इज थ्योरी ऑफ प्रीस्ट। ये कहते क्या है ना, ये कहते ये हैं कि जो धरती है ना, टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी का है, इट हैज़ 3 कॉन्वोकेशंस। कॉन्वोकेशन तो मैं लिख देता हूँ यार, छोटे बच्चे हो ना, देखो ये CONNATION कॉन्वोकेशंस, है ना। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की 3 कॉन्वोकेशन है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ये धरती जो है इट इज़ ओनली 4000 ईयर्स अगो, 4000 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये धरती 4000 साल ही पुरानी है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये धरती की जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और तीसरी बात ये कहते हैं कि आज हमको जो भी जैसा भी दिख रहा है इसको एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया गया था, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये 3 बातें कहते हैं। पहली बात है क्या कि 4000 साल पुरानी ही है पृथ्वी। दूसरी बात ये कि इसमें यहाँ पर जो भी जैसा है, जैसे तुम और मैं हैं, हमको ऐसे बनाया गया था, हमें कोई चेंज नहीं आया है। तीसरी बात है कि यहाँ के बायोडाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये इनका थ्योरी है, ठीक है। अभी इनको हम बहुत ही प्यार से चाटा मारते हैं, ठीक है। कैसे मारेंगे? हम इनको बुलाते हैं तीनों को, हम बैठो ज़रा, और हमको क्या दिखाते हैं? हम इनको दिखाते हैं डायनासोर का कंकाल। अरे कहाँ से आया बे? तू तो कह रहा था कि हमको ऐसे बनाया गया है, किधर से आया डायनासोर का? कहाँ से आया? ठीक है, वो दिखाते हैं। वो दिखाने के बाद हम उसकी करते हैं कार्बन डेटिंग। आपने कार्बन डेटिंग का सुना होगा। कार्बन डेटिंग करने के बाद हमें मालूम चलता है कि कंकाल जो है इट इज 65 मिलियन ईयर्स अगो। तुम तो कह रहे थे कि इट इज़ 4000 ईयर अगो। ये मेरे को कंकाल मिला है, तेरे धरती से मिला है, जो 65 मिलियन ईयर अगो का है। ये सब बताए मत कर, ये सब बातें मत कर। और इसको अपन ने बहुत ही प्यार से चाटा मार के रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करेंगे, पर मेरे को उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। आई जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की 3 कॉन्वोकेशन है जो मैंने आपको बताई, और उसको हम बहुत प्यार से रिजेक्ट कर देते हैं। और ये मेरे स्क्रीन पर भी इट इज़ रिजेक्टेड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। सेकेंड थ्योरी किसकी है? सेकेंड थ्योरी है कॉस्मिक थ्योरी। क्या नाम है इसका? कॉस्मिक थ्योरी। इसका और एक नाम है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। चलो ठीक है। व्हाट इज कॉस्मोस? व्हाट इज कॉस्मोस? कॉस्मोस यानी कि आउटर स्पेस। कॉस्मोस यानी कि क्या? आउटर स्पेस। ये किसकी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट वॉज पंडितों की थ्योरी। ये थ्योरी है किसकी? ये थ्योरी है ग्रीक थिंकर्स की। किसकी थ्योरी है? इट इज थ्योरी ऑफ ग्रीक थिंकर्स। एनसीईआरटी लिखती है बात, है ना। इट इज़ थ्योरी ऑफ ग्रीक थिंकर्स। थिंकर्स कौन होते हैं? थिंकर्स वो होते हैं जो कुछ सोचते हैं और जो मन में आया वो बोलते हैं। दे आर थिंकर्स, ठीक है। हम इनसे पूछें कि भाई धरती पर पहला जीवन कैसे आया, तो ये से कि धरती पर पहला जीवन आसमान से आया। जी हाँ, वो कहते हैं कि धरती पर जो पहला जीवन है वो आसमान से आया। और आसमान में कैसे आया? आसमान से कैसे आया? तो आसमान से ये स्मॉल 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 स्मॉल
स्मॉल स्मॉल स्मॉल स्मॉल SMOL स्मॉल लाइफ स्पोर्स के थ्रू आया। मतलब ये कि धरती पर ये स्मॉल स्मॉल स्पोर्स गिरे और गिरने के बाद ये जर्मिनेट हुए और हम उत्पन्न हो गए। ये ऐसा कहते हैं कि कॉस्मोस से ऊपर से लाइफ के स्पोर्स आए और धरती पर गिरे और गिरने के साथ जर्मिनेट हुए और हम हो गए। मज़ा नहीं आ रहा यार। ग्रीक थिंकर सोच रहा है और तेरे मुंह में जा रहा है, तू बोल रहा है, ठीक है कुछ समय के लिए मानता हूँ और मज़ा नहीं आ रहा है ना। हमने उससे पूछा कि तू कैसी बातें कर रहा है, लाइफ स्पोर आए चल मान लेता हूँ, पर किसके साथ आए? किसी के थ्रू आए रहेंगे ना। बोलता हाँ, तो किसके आए? देश है जो धरती पर ये आते हैं ना, किरणों के साथ है। किरणों में बैठ करके किरणों के साथ ये जो जीवन के स्मॉल स्पोर्ट्स है वो है ना। तो धरती पर किरणें आती है, रेस आती है, उसके साथ है। अभी हम कहते हैं उसको कि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। दे हैव वेरी हाई एनर्जी। आपको पता होगा यूवी रेस, गामा रेस, अल्फा रेस, है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है। बोलते हैं हाँ। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बोलते हैं हाँ। तो बोला इतनी हाई एनर्जी में ये तेरे स्पोर्ट्स सर्वाइव कैसे किए बे? हाउ? हमको नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम तो मुंह बंद रख। क्यों बोल रहा है? और तो बोल भी रहा है तो मेरे को एक बात बताना। तू बोलता है कॉस्मोस से आया, कॉस्मोस में वो कहाँ से आया? नहीं आई बात। कॉस्मोस से आया, और कॉस्मोस में वो कहाँ से आया? तो मुझको नहीं पता, मुझको नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम तो ग्रीक थिंकर अपना दुकान बंद कर दे और देखिए अनुसी बात मत कर। तो इसको भी हमने बहुत ही प्यार से बेटा रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको यहाँ पर पैनस्पर्मिया का स्पेलिंग मतलब समझा देता हूँ। पैन का मतलब होता है ऑल और स्पर्मिया यानी कि सीड, ठीक है। तो इट इज़ थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मिक थ्योरी, जो ये कहता है कि आसमान से आया। आसमान में लाइफ स्पोर्स, छोटे छोटे लाइफ स्पोर्स हैं जो धरती पर आए, जर्मिनेट हुए। हमने पूछा कैसे है? यूवी रेस से, यूवी के साथ वेरी हार्मफुल, इसमें बहुत एनर्जी होती है। सर्वाइव कैसे किया? नहीं मालूम। ठीक है नहीं मालूम। जो कॉस्मोस में कैसे आया? नहीं मालूम। दुकान बंद कर देना यार, जा ना, जा जा जा। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट हो जाए। हाँ सिलेक्ट किया और दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। तुमको मज़ा आ रहा है क्या यार? आई होप आ रहा है यार। ठीक है चलो, ये थ्योरी भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ठीक है, किसकी थ्योरी थी ये? थ्योरी ऑफ ग्रीक थिंकर्स। पहले कौन आया? पंडित आए, मौलवी आए, स्पेशल क्रिएशन आया, उसको अपन रिजेक्ट किया। अच्छा उसमें और एक बात लिखी है बेटा कि दिस थियरी, कॉस्मिक थियरी, इट इज स्टिल फेवरेट थियरी ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। आज कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो इसको आज भी सही मानते हैं। तो उनके लिए मुझको सिर्फ एक ही बात करना है कि बेटा सारे के सारे पागल खाने में बंद नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे पागल खाने में बंद नहीं होते। एनसीईआरटी में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं बेटे, इट इज स्टिल द फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो सारे के सारे पागल खाने में बंद नहीं होते। तो दो थ्योरी पढ़ी, अब तीसरी पढ़ते हैं। तीसरी थ्योरी का नाम है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या कहा मैंने? थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसका और एक नाम है थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस। और ये किसकी थियरी है? दिस इज थियरी ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स। एनसीईआरटी लिखती है दिस इज थियरी ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स। और फिलोसोफर कौन होता है? मेरे दिल में फिलोसोफर के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है बेटा, मतलब फिलोसफी बहुत प्यार है, ठीक है। पर फिलोसोफर होते क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ। फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो कुछ सोचते हैं और जो मुंह में है उन्हें भूलते हैं। वो तो थिंकर होते हैं जो ख्याली पुलाव पुलाते हैं। फिलोसोफर वो होते हैं जो कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद उस पर अपना दिमाग लगाते हैं और फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। फिलोसोफर कौन होता है? जो कुछ सोचता है, अपना दिमाग लगाता है और उसके बाद में उसको कहते हैं। तो ये ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, उनसे हमने कहा नहीं पूछा यार
कि कैसे आया, धरती पर पहला जीवन कैसे आया। तो वो कहते हैं कि धरती पर पहला जीवन अपने आप आ गया, अपने आप। इसीलिए तो नाम दिया ना स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप आ गया। अपने आप कैसे आया आप, अपने आप कैसे आया। तो कहते हैं कि धरती पर पहला लाइफ अपने आप कुछ नॉन लिविंग थिंग से आया। मतलब ये पेन है, पेन, कल देखो पेन से वो नॉन लिविंग आ जाएगा, है ना। उनका ये कहना है कि धरती पर पहला लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आया रहेगा, है ना। यार तुम बात तो बहुत सही है। अभी आपको कोई आकर के कहेगा पहले लाइफ कैसे आया, वो नॉन लिविंग थिंग से आया, है ना। अपन ने पंडितों की सुन ली, अपन ने थिंकर की सुन ली, आसमान से भी नहीं आया, है ना, उससे भी नहीं आया, तो नॉन लिविंग थिंग से आया रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। पर मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, है ना। आप जो कह रहे हो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुमको पता है एक फिलोसोफर क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुमको मैं दिखाऊंगा, मैं तुमको डेमो दूंगा कि नॉन लिविंग थिंग से कैसा आता है। हाँ, मैं तुमको क्या दूंगा, डेमो दूंगा। वो फिलोसोफर कहते हैं कि कल सुबह 5:30 बजे सारे के सारे गांव वालों को लेकर के नाइल रिवर के तट पे पहुंच जाना। नाइल रिवर साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी है। सुबह 5:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। गांव वाले बोलते हैं अरे भैया दिखाए रहे हो तो अभी दिखा दो ना। बोलते हैं नहीं बे, तो सुबह के 4 बज रहे हैं, देखो तो 3 बज रहा है सुबह के, अभी तो बहुत अंधेरा है, अभी नहीं दिखेगा। सुबह आना, सुबह, है ना, 4 बज रहे, 4, अंधेरा है, अभी दिखेगा नहीं, सुबह आना, सुबह दिखाऊंगा मैं तुमको। आई विल शो यू डेमो कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनते कैसे हैं। सारे के सारे गांव वाले एकदम बेताब है, कल सुबह भाई, तो अभी तो मालूम चलेगा। और सुबह 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे बेटे, 5:30 बजे सारे के सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं। कहाँ पर, नाइल रिवर के तट पर पहुँचे हैं। सूरज आने को है, अरे बेताब है, और सूरज आता है, सूरज आता है। सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है मिट्टी पर। और जैसे ही मिट्टी पर किरणें पड़ती है, मिट्टी से निकलता है मेढक बेटा, मिट्टी से निकलता है मेढक। ये कौन देख रहा है, ये गांव वाले देख रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो जाता है। वो ग्रीक फिलोसोफर बोलते देखो देखो, अब कुछ तो अब तक कुछ था नहीं था, अभी मेंढक निकल रहा है। वो देखो नदी में मछलियां हैं, वो देखो वहां पर नदी में मगरमच्छ है, वो देखो ऊपर चिड़िया है। इस मिट्टी पे पहले कुछ नहीं था, अभी मेंढक आ गया। सबका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता माँ कसम क्या दिखा दिया तूने, आज तक तुझे सुन रहे थे, आज तक तू दिखा दिया यार। ओहो, अब तक कुछ नहीं था, अभी मेंढक आ गया, चिड़िया आ गई, नदी पे मछली आ गई। तुम ज्यादा शाणे मत बनो, तुमको सब मजाक लग रहा है। वो गांव वाले बेचारे भोले भाले है ना, वो अब जो देख लिए, जो देखता विश्वास हो गया उसको, माँ कसम क्या बता दिया यार, क्या ही बोला है। तो बड़ी बात ये है कि इस थ्योरी को बहुत समय तक माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, जिसका नाम हम प्लेटो ले लें, हम अरेनियस ले लें, है ना, इन सभी ने इस थ्योरी को क्या सपोर्ट किया। अब भाई इतने बड़े बड़े लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं तो छोटे मोटे लोग को तो मानना ही पड़ेगा। और जाने दो, उन्होंने आंखों से देख लिया है ना। ये देखने के बाद जब सब वापस गांव आ रहे थे, तो मेरे जैसे और आपके जैसे कुछ शाणे थे जो उस फिलोसोफर भैया को बुलाते हैं, बोलते भैया यहाँ हो ना। बोले बोलो। वो बोलते यार मज़ा नहीं आया यार, मतलब यार ठीक है पर नहीं, मज़ा नहीं आया। बोलते 2 लाफा मारूंगा, प्लेटो साहब ने, अरेनियस साहब ने यही बोला है। तू कहाँ का है बे, तू कहाँ का है कि तू उसको मज़ा नहीं आया बोलता है। बोलते नहीं यार मज़ा नहीं आया। उसको और एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि देख मैं है ना, मैं एक अनाज के फैक्ट्री में काम करता हूँ। हाँ, उस अनाज के फैक्ट्री में एक दिन स्ट्राइक हुई। क्या हुई? स्ट्राइक, ठीक है। और स्ट्राइक होने के बाद वो फैक्ट्री हमने बंद की, और बंद करके जब हम थके हारे जा रहे थे, मैंने अपने जो बदबूदार पसीने की शर्ट थी उसको निकाल करके उस अनाज के बोरिए पर रख दी, है ना। बोलता है सब क्यों बता रहे हो, सुन। मैंने अपने बदबूदार शर्ट को निकाल के उस अनाज के बोरिए पे रख दी, और जब स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद वापस गया
और मैंने अपने बदबूदार शर्ट पहनने के लिए वापस जैसे उठाई, मेरे को पता है उस शर्ट के नीचे क्या दिखा। बोलता है क्या? बोलता है मुझको शर्ट के नीचे चुईया दिखी। चुईया तू रखा? तो नहीं। चुईया मैं रखा? बोलता है नहीं। ये चुईया कौन रखा? इस शर्ट ने रखा, उस अनाज के बुढ़िया ने रखा। तो दिमाग खराब हो गया भाई उनका। देवर लाइक कि हाँ भाई ऐसा ही होता है ना। तो ये थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, जो ये कहता है कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आता है। और इसको बहुत समय तक माना गया। क्यों? क्योंकि उस समय के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने इसको बैक किया। और इसके लिए इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, बायो मतलब क्या? लाइफ, और मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, दिस इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो ये कहता है कि अपने आप चीज़ें नॉन लिविंग थिंग से आती गई। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग मड, डिकेइंग स्ट्रॉज, जो सड़ते हुई चीज़ें थे उससे लाइफ का उत्पन्न हुआ। ये किसका कहना है? ये ग्रीक फिलोसोफर का कहना है। ठीक है, ये मज़ा नहीं आ रहा था यार, यहाँ पर कहानी रुक गई थी। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ऐसे आया होगा। फिर एक थ्योरी आई, जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ क्या? बायोजेनेसिस। जो ये कहता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इट इज़ लैटिन चीज़। वो ये कहता है कि ओमनिस वीवम एक्स वीवा और ओवो, है ना। ये उसका लाइन है, एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेट टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर है क्या? ओमनिस वीवम एक्स वीवा और ओवो। ओमनिस का मतलब होता है ऑल, वीवम का मतलब होता है लाइफ, एक्स का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, एक्स का मतलब होता है पहले वाली। अरे बेटे, एक्स का मतलब होता है पहले वाली, मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। और वीवा और ओवो का मतलब होता है लाइफ। मतलब ये कि सारी जिंदगियाँ प्री एग्जिस्टिंग ज़िंदगी से आती है। और बहुत सही बात बोली यार, ओ हो, मैं आया हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे आएंगे क्योंकि मैं हूँ, मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चे थोड़ी आएंगे। तो सारी की सारी लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, जो कि एकदम सही थ्योरी है। जिस थ्योरी में कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, सही बोल रहे हैं आप। पहली लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ओमनिस वीवम एक्स वीवा और वीवो। पर हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई साहब फर्स्ट लाइफ कैसे आती है? ये थियरी आपको फर्स्ट लाइफ के बारे में नहीं बताती। थियरी बिल्कुल सही है, थियरी में कोई भी गड़बड़ नहीं है, पर फर्स्ट लाइफ के बारे में नहीं बताती है। तो गाड़ी यहाँ पर आके रुकी हुई है, कहाँ पर? ये थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस के लिए, अबायोजेनेसिस पे। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है द ग्रेट लुइस पास्चर। वो आते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस है, इसको वंस एंड फॉर ऑल के लिए डिसमिस कर दिया जाता है और थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्राथमिकता मिलती है, जो कि सही है। आज के टाइम पर लाइफ कैसा आता है? तो आज के टाइम पर लाइफ थियरी ऑफ बायोजेनेसिस से आता है। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है? ऑल लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मेरे बच्चे होंगे क्योंकि मैं हूँ, वो भी है, पता नहीं कहाँ है पर है। ठीक है, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं नहीं होता। आज के लिए सही है, पर दिस थियरी डज नॉट एक्सप्लेन कि फर्स्ट लाइफ कैसे आया। जो ये लुइस पास्चर है, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, ये डिसमिस हो गया था। तो अपन उसको समझते हैं कि द ग्रेट लुइस पास्चर ने किया क्या। सिलेक्ट करने दो बेटा, सिलेक्ट करने दो। पानी वानी पी लो, तुम पानी पी लो। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अरे बेटा यस और नो बोलो घर पे, यस सर। घर वालों को ऐसा मत बोलो कि चाटे वाटे मारने लगे, पागल हो गया। ओके, लुइस पास्चर ने किया क्या? लुइस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया, है ना। उस फ्लास्क में लुइस पास्चर जी ने शुगर के सोल्यूशन लिए और शुगर के सोल्यूशन में इन्होंने
डाल दिया यीस्ट। क्या डाल दिया मेरे बेटे? यीस्ट। यीस्ट क्या है? फंगाई है, सिंगल सेल, आपने पढ़ा रहेगा। ठीक है। उसके बाद लुईस पास्चर जी ने इसको गर्म किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद जो इसके अंदर का जो यीस्ट है और इसके अंदर के जो भी तत्व थे वो मर गए रहेंगे, है ना यार, टेम्परेचर से सर्वाइव नहीं कर पा रहेंगे, वो मर गए रहेंगे। और अब जो सोल्यूशन है वो स्टेराइल हो गया। क्या हो गया मेरे बेटे? स्टेराइल। स्टेराइल माने जिसके अंदर अब जीवन की क्षमता नहीं है, समझता है ना, जो जीवन की क्षमता नहीं रखता। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया नॉन लिविंग, गर्म करने के बाद। अरे बेटा यस और नो। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो अलग अलग और फ्लास्क लिए। ये जो ये स्टेराइल सोल्यूशन है, इन्होंने दोनों में आधा आधा भर दिया, दोनों में मेरे बेटे आधा आधा इसको भर दिया। अरे यस और नो। भरने के बाद उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क को, जिसको मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और जिसको मैं यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, ए वाले फ्लास्क पे इन्होंने ऐसा कुछ लगाया। ऐसा कुछ क्या है मेरे बेटे? ऐसा कुछ है जो बतख का गधा बोल रहा हूँ यार, जो बतख का गला होता है ना, स्वैन नेक, उस शेप का एक फ्लास्क, उस शेप का एक ट्यूब लगा दिया। इसीलिए लुईस पास्चर जी के एक्सपेरिमेंट का नाम भी है स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उन्होंने ए वाले पर ऐसा कुछ लगाया और बी वालों को ओपन ही रखा। ठीक है। गरम गरम सोल्यूशन है मेरे बेटे, गरम गरम सोल्यूशन है तो आप सोच पाते रहोगे। गरम गरम सोल्यूशन भाप छोड़ेगा, भाप समझते हैं ना, भाप छोड़ेगा, भाप नहीं है, भाप 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 छोड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर है, ये एरिया में ये भाप कंडेंस हो जाएगा। अरे यस और नो? कंडेंस हो जाएगा। ठीक है। और जो बी है, जो ओपन है, उसका भाप हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। फिर लुईस पास्चर ने क्या देखा, जो ये बी सोल्यूशन है, इसमें धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने लगे। क्या आने लगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ से आए? ये जो हमारे आसपास का एयर है, क्या प्योरीफाई है? नहीं ना, इट इज़ नॉट प्योरीफाई एयर। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे जो आए और जो आकर के बी वाले सोल्यूशन में बैठ गए। ठीक है। और जब ए वाले सोल्यूशन है और जो ए वाले सोल्यूशन है, यहाँ पर जो एक कंडेंसर की तरह काम करने वाला जो ये एरिया है, जहाँ पर ये भाप आके जमा हो चुका है, इट वॉज एक्टिंग लाइक अ प्यूरीफायर। ये एक प्यूरीफायर की तरह एक्ट कर रहा था। जो बाहर का एयर अंदर आता था और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे वो यहाँ पर आके चिपक जाते थे और अंदर नहीं आ पाते थे। और यहाँ पर जो ये ए सोल्यूशन है, जो कि स्टेराइल था, वो नॉन लिविंग का नॉन लिविंग ही रहा। ठीक है। और जो नॉन लिविंग था, इसमें बाहर के जो एयर के वजह से लिविंग हो गया। अब थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस के हिसाब से ये जो नॉन लिविंग है, इसमें भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने चाहिए था ना, पर आए क्या? और नहीं आए। ग्रीक फिलोसोफर भाई साहब आप तो कहते थे कि नॉन लिविंग से लाइफ आएगा, लाओ, कहाँ आया? नहीं आया। दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड फॉर वंस एंड फॉर ऑल। लुईस पास्चर जी का ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था, जिसने एक बहुत बड़ी भ्रांति को, एक बहुत बड़े वहम को तोड़ा था। ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? तो अब तक हमने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है वो हमने समझा। हमने बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 20 बिलियन ईयर को पहले धरती को बना लिया है। डेट वॉज सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। और अभी ठंडा होने को रखा हुआ है, आपको पता होगा, ठंडा होने को रखा है, उसको अभी हमने हाथ नहीं लगाया है। फिर हमने धरती पर जो पहला लाइफ आया उसको कैसे आया, उसके बारे में हम थ्योरीज पढ़ी। फर्स्ट थ्योरी वॉज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकेंड थ्योरी वॉज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस कॉस्मिक थ्योरी ऑफ ट्रांसफर्मिया, थर्ड थ्योरी वॉज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और द फोर्थ थ्योरी वॉज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन चारों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है? किस दिन नीट में क्वेश्चन आ जाए, अमॉन्ग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर राइट? स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सही है ना यार, बाकी सारे गलत है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सही है। वो क्या कहता है? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
पर जो हमारा सवाल है उसका आंसर नहीं दे पा रहा, है ना। इन चारों में से द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस 3 इज सही, है ना, पर बाकी के 3 थ्योरी गलत हो गए, है ना। ये जो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें क्या मालूम चला, हमें इससे मालूम चला कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से तो नहीं आता और लिविंग थिंग्स से आ जाता है। अरे मेरे बेटे, जो यहाँ पर बी फ्लक्स पे लाइफ आया है वो एयर के जो इम्प्योर बैक्टीरिया है उसके वजह से आया ना यार। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सेप्ट किया। अरे ये और नो, ठीक है। तो अभी गाड़ी यहाँ पर अटकी है यार अभी भी, कि ये लाइफ आया कैसे, लाइफ आया कैसे, गलत बोल रहे हो सर। पहला लाइफ आया कैसे, थ्योरी अभी भी अटकी हुई है यहाँ पर, है ना। उसके लिए 2 साइंटिस्ट आते हैं, है ना, उसके लिए 2 साइंटिस्ट आते हैं। 5वीं थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। 2 साइंटिस्ट आते हैं। कौन आता है बेटा? ओपेरिन आता है और हेल्डेन आता है। कौन आता है बोलो? ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन फ्रॉम रशिया, ओपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। एनसीईआरटी में लिखा है, हमें पता होना चाहिए ओपेरिन कहाँ के थे। ओपेरिन रशिया के थे और हेल्डेन इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनका थ्योरी का नाम है थियरी ऑफ प्राइमरी, थियरी ऑफ प्राइमरी अबायोजेनेसिस। इनका थ्योरी का नाम क्या है? थियरी ऑफ प्राइमरी अबायोजेनेसिस। हमने थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस पढ़ा। थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस क्या कहता था? वो ये कहता था कि लिविंग थिंग कैसे आया, तो नॉन लिविंग थिंग से आया। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस, और नई स्टेटस बुक में लिखा है। इनका ये कहना है कि जो धरती पर पहला लाइफ आया ना, पहला लाइफ, धरती पर पहला लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आया। धरती पर पहला लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आया। थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस कहता है कि सारे के सारे लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आया, है ना। इनका ये कहना है कि जो पहली लाइफ आई होगी वो नॉन लिविंग थिंग से आई होगी और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें लिविंग थिंग से आई है ना। और अब तक टिल नाउ ये जो थियरी ऑफ प्राइमरी अबायोजेनेसिस है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है ना। ये प्राइमरी शब्द का मतलब वही है, पहला, धरती पर पहला जिंदगी नॉन लिविंग थिंग से आया है, ठीक है। इसको अपन समझने जा रहे हैं। इसके जो है 2 पार्ट हैं। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसका केमिकल एवोल्यूशन, पहला पार्ट है उसका केमिकल एवोल्यूशन, और दूसरा पार्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। दूसरा पार्ट है क्या? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। पहला पार्ट है केमिकल एवोल्यूशन और दूसरा पार्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन से क्या हुआ रहेगा? केमिकल एवोल्यूशन से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने रहेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मैं लिख देता हूँ बेटे, कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे और उस कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उनका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ होगा और उससे क्या आया होगा? उससे आया होगा फर्स्ट लाइफ। ये है थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस, प्राइमरी अबायोजेनेसिस, ठीक है। इस लेक्चर में अपन सिर्फ एक ही पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली, समय के चलते। तो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल एवोल्यूशन, है ना। केमिकल एवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। केमिकल एवोल्यूशन में 4 बातें हैं और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में 4 बातें हैं,
है ना। केमिकल एवोल्यूशन के बारे में और पेरिस क्या कहते हैं उसको समझते हैं। भूल गए क्या, जो यूनिवर्स बना था वो बहुत गर्म था, उसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, ठंडा हो गया रहेगा, उसके पास चलते हैं। आओ, उसमें क्या थे बेटे, उसमें बहुत सारे एटम्स थे ना यार, उसमें बहुत सारे क्या थे, एटम्स थे, है ना। तो अपन एटम्स की बात करते हैं। एटॉमिक स्टेज, केमिकल एवोल्यूशन का पहला स्टेज है एटॉमिक स्टेज। एटम्स किसके थे, तो ओपेरिन साहब कहते हैं, ओपेरिन कहते हैं कि एटम कार्बन का था, हाइड्रोजन का था, ऑक्सीजन का था, नाइट्रोजन का था, फ्लोरीन का था, क्लोरीन का था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे एटम्स वहाँ पर थे। कहाँ पर, नेबुला में, डस्ट में। डस्ट किससे बना हुआ मेरे बेटे, एटम से बना होगा ना। इतने सारे एटम्स थे, ठीक है। इतने एटम्स हैं मेरे बेटे, भीषण एक्सप्लोजन हुआ है, भीषण, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। इतने समय में क्या ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, हाँ टेम्परेचर कम होगा ज़रा सा, पर टेम्परेचर वैसे तो बहुत ज़्यादा रहेगा ना यार। टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है, टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है, टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है बेटा, ठीक है। तो क्या होता होगा, कंडेंस होने के बाद ये डस्ट पार्टिकल, क्योंकि दे आर इन हाई टेम्परेचर, कोई भी आइटम हाई टेम्परेचर में रहता है तो क्या रहता है बेटा, वो रहता है अनस्टेबल। अरे बेटा अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल होता है। जब किसी को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो क्या करता है, वो बॉन्ड बनाता है। वो क्या करता है, वो बॉन्ड बनाता है। ये जितने भी ये एटम्स हैं, ये इनके अनस्टेबिलिटी के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण, और मेरे बेटे बॉन्ड में कब बनता है, बॉन्ड में तभी बनता है ना जब टेम्परेचर हाई है होता है मेरे बेटे, हॉट। और हॉट मेरे बेटे ज़्यादा इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। हाई टेम्परेचर और अनस्टेबिलिटी, दिस आर द फेवरेबल कंडीशन कि क्या बनेगा मेरे बेटे, बॉन्ड बनेगा। एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल एवोल्यूशन का सेकंड स्टेज है क्या, मॉलिक्यूलर स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज। अब ओपेरिन साहब ये कहते हैं कि इन सारे के सारे एटम में ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, दिस वॉज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट का मतलब समझता होगा मेरे लाल, मोस्ट अबंडेंट का मतलब इनकी जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसका दो तीन रीज़न हो सकता है। उसका सबसे पहला रीज़न है कि बहुत ज़्यादा हल्का था, सबसे छोटा होता है ना, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन था ये बहुत ही अबंडेंट था, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्टेज क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि दिस ऑल वेर अनस्टेबल ना, किसके वजह से, टेम्परेचर आए हैं उसके वजह से। और अब स्टेबिलिटी के लिए क्या बना रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बना रहे हैं। जब बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल किसके बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा इन्हीं सब का। और इन्हीं सब में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन सबको पकड़ के क्या बनाएगा मेरे बेटे, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो नाइट्रोजन को पकड़ के NH3 बनाएगा, है ना। ऑक्सीजन को पकड़ के H2O बनाएगा, कार्बन को पकड़ के CH4 बनाएगा, एंड सो ऑन। Cl को पकड़ के HCl बनाएगा, ये सब बनाएगा। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि O2 नहीं बन पाएगा। अब O2 क्यों नहीं बन पाएगा, O2 इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ये O और O को आपस में जुड़ने से पहले खुद O से जुड़कर H2O बना दिया होता होगा, क्या बना देता है। इसके वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ अर्थ का प्रिमिटिव कंडीशन कैसा था। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि अर्थ के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ज्वालामुखियाँ फटते होंगे, आए दिन ज्वालामुखी फूटता होगा,
1-2 घंटे में एक ज्वालामुखी फूट गया, तो वहाँ पर क्या होते होंगे? वहाँ पर होते होंगे वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक स्ट्रोम्स आते होंगे। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि O2 नहीं बन पाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन O को आपस में जुड़ने से पहले खुद O से जुड़ जाता था और पानी बना देता था, H2O बना देता था। तो इस हिसाब से मेरे बेटे, जो अर्थ का या जो यूनिवर्स का प्रिमिटिव कंडीशन रहा होगा वो कैसा रहा होगा? ऑक्सीजनिक, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। अबे ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं होता होगा ना। ऑक्सीडाइजिंग कब होगा? जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या रहा होगा? रिड्यूसिंग रहा होगा। किसके वजह से मेरे बेटे? हाइड्रोजन के वजह से। एटमॉस्फेयर कैसा रहता होगा यार? रिड्यूसिंग रहता होगा। मैंने आपको वोल्केनिक इरप्शन समझा दिया, मैंने आपको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर समझा दिया, ठीक है। अभी देखो एक बात बताऊं, अर्थ में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा वो कौन सा होगा? इस दिन क्वेश्चन आ गया नीट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म, तो कौन सा रहा होगा? वो रहा होगा CH4 NH3 नहीं बे, ऑर्गेनिक बोला है। ऑर्गेनिक यानी कि क्या? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, आता होगा ना। तो CH4 वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अरे यस और नो? और जो NH3 और H2O है ये कैसे रहते होंगे? ये होते होंगे क्या? ये है फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एम आई राइट यार? किसी दिन इन दोनों में से पूछने आ गया, किसी दिन पूछा आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, NH3 और H2O में से आपको सिलेक्ट करना है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? तो आप सिलेक्ट करोगे H2O को, NH3 को नहीं। उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, चिंता मत करो। H2O को सिलेक्ट क्यों करोगे? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 3.44, नाइट्रोजन की कितनी है? 3.04। तो केमिस्ट्री के हिसाब से मुझको आपसे ज़्यादा, आपको मुझको ज़्यादा, जाने दो यार, आपको मुझसे ज़्यादा आता है केमिस्ट्री, ये मैं मानता हूँ। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले क्या बना होगा? तो सबसे पहले ये पानी बना होगा, उसके बाद जाकर के NH3 बना होगा। टेक्निकली H2O इज़ द फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। इन दोनों में से किसी से चूज़ करना पड़े तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको, बाकी तो चिंता की कोई विषय है नहीं, इतना डिटेलिंग में कोई पूछेगा नहीं आपसे। एम आई क्लियर? अच्छा, ये सारे के सारे जो बन रहे हैं यार, ये जो बन रहा है, 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 ये सारे के सारे कैसे रहते होंगे? ऑब्वियसली बात है यार, दे वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्यों ऐसा बोल रहा है तू? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेपर टेम्परेचर हाई है ना बे, तो लिक्विड का क्या बनेगा? वेपर बनेगा। लिक्विड का क्या बनेगा यार? वेपर बनेगा। अरे यस और नो? तो जितने भी हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? वेपर के फॉर्म में, ठीक है। अभी अपन ने एटम से क्या बनाया? अभी अपन ने एटम से बनाया मॉलिक्यूल। एटम से हमने बनाया क्या? मॉलिक्यूल, है ना। लेट मी क्लियर इट यार, पानी पी लो आप, लेट मी क्लियर इट। साफ सुथरा रख देते हैं इसको यार। पानी पी लो, पानी पी लो। बस और कुछ टाइम, देन विल वाइंड ऑफ, ठीक है। तो अब तक अपने क्या किया? अपन ने एटम से बनाया मॉलिक्यूल, है ना। पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था? पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CH4 था। पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से थे? पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे NH3 NH2O। उसमें से भी चूज़ करना पड़े तो क्या था? उसमें से भी H2O था, ठीक है। अब तक अपन कहाँ पहुँच गए? अपन एटमिक स्टेज से आगे बढ़ गए हैं और अभी अपन पहुँच गए हैं
मॉलिक्यूलर स्टेज पे, यस और नो। और मॉलिक्यूलर स्टेज पे आने के बाद हम पहुंच गए हैं किस पर, CO2 बना होगा, H2O बना है, NH3 बना है ना, CH4 बना है, ऑक्सीजन नहीं बना है बे। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, वॉल्केनिक इरप्शन था उसमें, कैसा था दूसरा उसका टेम्परेचर, उसका एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्यों था मैंने आपको भली बातें समझा दिया है, हाइड्रोजन के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो नहीं था, ठीक है। ये एनसीईआरटी लिखती है 3 सारी बातें। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई था, उसके कारण ये सारी होती थी, ठीक है बेटा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, समय बीतता गया, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्या, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अर्थ। बोलोगे पागल आदमी है, हाँ बेटा मैं पागल ही हूँ। एवोल्यूशन पढ़ाने के लिए केमिकल रिएक्शन लिख के पढ़ाता है, ये अर्थ है। हाँ बे ये अर्थ है, हमको ऊपर से अर्थ गोल दिखता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा होता है। अर्थ में बहुत सारे डिप्रेशन है, अभी पानी भरेंगे ना, आराम से पानी भरेंगे और जो तुम इमेजिन कर रहे हो होगा, ये जो अर्थ है वो गोल गोल हो जाएगा, है ना। दिस इज़ अर्थ। अर्थ में बहुत सारे डिप्रेशंस हैं, ठीक है। समय बीतता गया, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, तो मेरे बेटे जो ये सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वेलोसिटी भी कम होता गया। आपने सुना रहेगा फिजिक्स में थर्मल वेलोसिटी, अरे यस और नो। टेम्परेचर कम होगा तो एटम का थर्मल वेलोसिटी भी कम होगा। जब एटम का थर्मल वेलोसिटी कम होते 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 अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम हो जाएगा, तो फिर ये जो अर्थ पर ये सारे के सारे एटम ठहरने लगेंगे ना यार। पहले नहीं ठहर रहे थे, क्यों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि अर्थ के एस्केप वेलोसिटी को एस्केप कर जाते थे और ऊपर ही ऊपर रहते थे। पर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, इतना भी कम नहीं हुआ यहाँ, तो धीरे धीरे कम हुआ, एक्सपांड हुआ यूनिवर्स, टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के बाद इनका जो किनका ये मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम हुआ। और जब ये कम होगा तो ये अर्थ पर ठहरने लगेंगे। कौन ठहरने लगेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, भले से वेपर के फॉर्म में है पर ये यहाँ पर ठहरने लगेंगे। जब यहाँ पर ये ठहरने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का निर्माण होने लगेगा। अरे मेरे बेटे, एम आई रीचिंग यू, क्या मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर का निर्माण होने लगेगा, ठीक है। समय और बीतता जाएगा, समय और बीतता जाएगा, टेम्परेचर और कम होते जाएगा, है ना। ये जो H2O ऊपर है एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, जब टेम्परेचर ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा मेरे बेटे, जब टेम्परेचर ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये जो वेपर है वो लिक्विड बनेगा। और लिक्विड बनकर क्या होगा, धरती के सतह पर गिरेगा। पर इतना घाई नहीं करते, हर चीज़ को समय देते हैं, पेशेंस रखते हैं। पर जो धरती की सतह है ये अभी भी बहुत गर्म है। जैसे ही ये बूंद यहाँ पर पड़ती होगी, भाप बन जाती होगी, भाप बन जाने के बाद ये इवेपोरेट होता होगा। ऊपर टेम्परेचर ज़रा सा धरती की सतह से कम है तो वहाँ पर जो वेपर है वो लिक्विड बनता होगा। लिक्विड बढ़कर यहाँ पर धरती पर गिरता होगा, धरती पर जैसे ही गिरता होगा वैसे इवेपोरेट हो जाता होगा। तो ये कंडेंसेशन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन इवेपोरेशन ये चलता होगा बहुत समय तक। एक कंडेंसेशन इवेपोरेशन चलते बीच में एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहाँ पर क्या बनते होंगे, जहाँ पर मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बादल बनते होंगे। अरे यस और नो, कंडेंसेशन इवेपोरेशन, बादल समझते हो ना यार, बादल बनते होंगे। यहाँ पर अब पृथ्वी पर पहली बार क्या बना है, पहली बार नीले नीले अंबर, नहीं मेरे बेटे नीले नीले अंबर उस समय नहीं रहा होगा, अंबर पर बादल बना है।
जब ये बादल आपस में टकराते होंगे, आपस में टकराते होंगे तो क्या आता होगा? बिजली आता होगा। बाबूजी जरा जिले चलो, बिजली गिरी है, बिजली गिरी। पर यहाँ अब तक बाबूजी आए नहीं है, लाइव तक आया नहीं है। ये बादलों के टकराने के वजह से क्या होता होगा? बिजली गिरती होगी। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, यस और नो बोलो ना यार, पागल हूँ मैं। तो बिजलियाँ गिरती होंगी। ये सब मैंने किया क्यों? बादल बनवाया क्यों? आपको प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन का चौथा पॉइंट बताने के लिए। क्या आता होगा? लाइटनिंग आती होगी। एनसीईआरटी में लिखा है लाइटनिंग होती होगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स, है ना, थंडर स्ट्रोम्स, बिजली गिरती होगी। अरे यस और नो। समय बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा। धरती की सतह 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कम होगी, वैसे ही यहाँ पर पानी का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। और क्या होगा मेरे लाल, मेरे पीले? यहाँ पर शुरू होगा बरसात। बरसात भी आकर चली गई, पहले लाइफ ना जाने तुम कब आओगे। आएगा बेटा, आएगा। हर चीज़ का समय लगता है। बरसात होगी, सतह ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी गर्म है, 100 डिग्री से कम हुए हैं। पानी अब भरने लगेगा। और मेरे बेटे, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, चलो तुम्हारे लिए कलर कहाँ से आएगा? तुम्हारे लिए कलर अगर आ गया, जाने दे बे, चल जाने, छोड़ छोड़ छोड़, जाने दो बेटा, जाने दो, जाने दो। मैं सोचा था कि पीले पे नीले नीले बनाऊंगा। अब ये पानी यहाँ पर डिप्रेशन में जमा होगा। पानी मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया? यहाँ पर तुम्हारा गोल गोल सा प्यारा सा पृथ्वी बन गया। ऐसे है ना तुम्हारा अर्थ, ऐसे तो बनाते हो। ये लो, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा अर्थ। तो ये 4 पॉइंट, 4 बातें: वोल्केनिक इरप्शंस, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर एंड लाइटनिंग, ये आता होगा। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, एटमॉस्फेयर मैंने बना दिया, एटमॉस्फेयर बनवा दिया ना बे। पहले एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा थी, उन एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, उड़ जाते थे। पर टाइम, समय बीता, टेम्परेचर कम हुआ, एस्केप वेलोसिटी कम हुआ। अब ये ठहरने लगे यहाँ पर। अबे ठहराया है ना यार मेरे भाई, आ रहा होगा तुमको। ठहरा, समय कम हुआ, बादल बने, टकराए, बिजलियाँ गिरकी, समय कम हुआ, सतह की टेम्परेचर कम हुआ, पानी ठहरने लगे, बरसात हुई, बहुत समय, लाखों करोड़ों साल तक बरसात हुई, है ना। डिप्रेशन भरने लगे, ओशन बन गया, और ये तुम्हारा पृथ्वी बन गया है। ये तुम्हारा क्या बन गया है? पृथ्वी। मन पढ़ क्या रहे? मन पढ़ रहे केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तुमको क्या लगता है यहाँ पर ओजोन रहा होगा? ओजोन बना है क्या? अभी ओजोन कैसे बनेगा? ओजोन इज O3। यहाँ पर अब तो तू O2 ने बनाया है, O3 कहाँ से बनेगा? तो ओजोन नहीं रहा होगा, ओजोन नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर सूरज देवता तो बन ही गए ना यार, सूरज देवता बन गए हैं। सूरज देवता से क्या आएंगे? सूरज देवता से आएंगे यूवी रेस, यूवी रेस आएंगे। यूवी रेस उनके पास बहुत ज़्यादा ही हीट है, उनके पास बहुत ज़्यादा ही क्या है? एनर्जी है ना। और मेरे बेटे, तुमको क्या लगता है ये पानी में क्या है? इन पानी में ये सब है ना, ये CO2 है, H2O है, NH3 है, CH4 है, दुनिया भर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पानी में है ना। यहाँ पर यूवी रेस गिरेंगे, ओजोन वहाँ पर प्रोटेक्ट करने को नहीं है, जिसकी हीट बहुत ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और फिर से इस एनर्जी के वजह से, इस हीट के वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स थे दे विल स्टार्ट आपस में रिएक्ट करना। अरे यस और नो, ये लोग आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। और आपस में ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे यार? आई एम सो सॉरी, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इनऑर्गेनिक है ना। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? आपस में रिएक्ट करके हमारा थर्ड स्टेज बनेगा, दैट वुड बी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अरे बेटा यस और नो,
सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्यों बनेगा बे? यूवी रेस है, हाई हीट है, बहुत ज़्यादा है, ये पानी में किरणें गिरेगी, है ना। यहाँ पर ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूलर इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? आपस में रिएक्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, ग्लिसरॉल, है ना, एल्कोहल। दिस आर व्हाट्स यार? दिस आर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स, है ना, एंड सो ऑन। अरे बनाएंगे कि नहीं यार? अरे बनाएंगे ना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना। यूवी रेस और पढ़ेंगे, हीट और एनर्जी और मिलेगा, हीट और एनर्जी और मिलेगा। इसके बाद ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मिलने के वजह से इन लोग भी आपस में रिएक्ट करेंगे। अरे यस और नो यार, इन लोग भी आपस में रिएक्ट करेंगे, और इन लोग आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? केमिकल एवोल्यूशन का चौथा पार्ट, क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स। दिस आर व्हाट? दिस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो जिससे बने हैं, तो सिंपल ऑर्गेनिक के रिएक्ट करने की वजह से बने। अरे ऐसा और नो यार, बोलो ना मेरे बेटे, पक्का समझ में आ रहा है? मेरे बेटे ज़रा ध्यान से देखो, ये बन कहाँ रहा है? चल कहाँ रहा है? हवे में? नहीं बे, ये सब अभी कहाँ है? ये सब अभी यहाँ पर है ना यार, इधर है। मतलब कहाँ है? ये जो अर्थ का डिप्रेशन है, और अर्थ का डिप्रेशन में जो पानी भरा है, ये वहाँ पर है, ये वहाँ पर है। प्रोटोप्लाज्म सुना? प्रोटोप्लाज्म सुना होगा, है ना। प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है बायोमोलिक्यूल से। और बायोमोलिक्यूल्स क्या है? मजाक में मेरे बेटे हमने यहाँ पर क्या बना दिया? हमने यहाँ पर बायोमोलिक्यूल बना दिया है बे। बायोमोलिक्यूल वो मोलिक्यूल है जो बायो को जन्म देता है। क्या बात कर रहा है बे? बायो मतलब लिविंग, और जो लिविंग का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बायोमोलिक्यूल। ये अब कहाँ पर है? ये अब पानी में है। ये अब कहाँ है? पानी में है। मतलब अब पानी में क्या है? पानी में जीवन को उत्पन्न करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। जीवन नहीं है, मैं मला जीवन नहीं है, जीवन अब तक बनाया नहीं है। जीवन अभी नेक्स्ट क्लास में बनाएगा, बायोलॉजी एवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। एक केमिकल एवोल्यूशन चल रहा है। पानी में क्या है? पानी में जीवन को उत्पन्न करने वाले बायोमोलिक्यूल आ चुके हैं कि नहीं यार? आ चुके हैं ना, पक्का। आपने सुना होगा पहला लाइफ पानी में आया था। अभी हम समझ रहे हैं पहला लाइफ पानी में कैसे आया था, है ना। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जीवन के लिए लाइफ, फॉर ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? अभी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। बिना ऑक्सीजन के अगले क्लास में हम बायोलॉजी एवोल्यूशन के थ्रू पहला लाइफ ला देंगे, बिना ऑक्सीजन के लाएंगे। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। अगर ऑक्सीजन चाहिए होता तो हम कहते ना ये कि जल भी जीवन है। जल भी जीवन नहीं है बे, जल ही जीवन है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर ये मिटा रहा था तो मैं आपको पानी पी ले क्यों कह रहा था? क्योंकि मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे प्यारे बच्चे, जल ही क्या है? जीवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। जब मैं आपको पूरा पढ़ा रहा था, मैं बार ओपेरिन ही नाम ले रहा था। हेलेन का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने बोला ओपेरिन ये कहता है, ओपेरिन ये कहता है, ओपेरिन ये कहता है। क्यों पता है? क्योंकि हम कहने को कह देते हैं कि इट इज़ एन ओपेरिन हिल्डन थियरी, बट ओपेरिन का इसमें ज़्यादा योगदान है। ओपेरिन का इसमें ज़्यादा योगदान है। हिल्डन जो है वो घूमते फिरते आते हैं ये सब करने के बाद, है ना। हिल्डन आते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे, तू तो भाई साहब यहाँ पर क्या कर दिया है? यहाँ पर तूने एटमॉस्फेयर बना दिया है, यहाँ पर तूने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर समझा दिया है, यहाँ पर तूने वोल्केनिक इरप्शन बना दिया, यहाँ पर तूने भाई बिजली कड़का दी है, तूने यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनवा दिए हैं। एटम से मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक से
सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तूने बना दिया है हेल्डेन ओपेरिन, ये हेल्डेन आके कह रहा है ओपेरिन को, और फिर बोलता है कि जो तू बनाया ना मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ, और वो कहता है मैं इसको नाम दूंगा प्रीबायोटिक सूप। क्या नाम दूंगा? प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक इसलिए बोला, जीवन के पहले वाला सूप, हाँ जीवन वाला सूप नहीं, जीवन के पहले वाला सूप है ना, प्रीबायोटिक डाइल्यूट सूप। ये आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। ये जो प्रीबायोटिक सूप है, दिस टर्म वॉज गिवन बाय हेल्डन, है ना। तो ये पूरी कहानी ऐसी है, काम पूरा ओपेरिन करेगा, हेल्डन घूमते फिरते आएगा और बोलेगा अरे बाप रे तू इतना कर दिया, मैं इसको ऐसा नाम दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरा कोलैबोरेशन है, बट मेनली ओपेरिन वर्क फॉर दिस थियरी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम ओपेरिन हेल्डन थियरी का जो सेकेंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। हमने क्या किया अब तक? हमने यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स से हमने अर्थ बनाया, अर्थ में हमने एटमॉस्फेयर बनाया, एटमॉस्फेयर से हमने पृथ्वी बनाई, हमने एटमॉस्फेयर में हमने ओशन बनाया, ओशन में हमने बायोमोलिक्यूल्स बनाए। अब तक लाइफ नहीं बनाया। बेटा सुबह के बज रहे हैं 4:45, दिन भर काम करके सुबह 4:45 बज रहा है। ज़रा सा फंबल अगर हुआ रहेगा कुछ यहाँ हुआ तो ज़रा सा एक्सक्यूज़ करना। एंड मज़ा बहुत आया होगा अब तक आप साथ में जुड़े हो तो आपको मज़ा आया होगा। और इफ़ यू थिंक कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके जो भी फीडबैक है बेटा, आपको कुछ भी लिखना है, सर ऐसा करो वैसा करो मेरे को पता है ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये देखने लायक नहीं है मेरे बेटे ठीक है, इट इज़ नॉट वर्थ सीइंग, है ना। पर मैंने आपको कहा मैं आज के लेक्चर का समरी बाकायदा नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पर मैंने आपको बोला ये मेरे लिए और मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको देखूँगा आप मुझको देखोगे, ये तो ठीक है, दिस इज़ फॉर माई रफ वर्क यार। ठीक है, तो आप यहाँ तक सुने हो, थैंक यू फॉर डैट। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, आप अपने फीडबैक्स लिखो कमेंट्स में, आप अपने डाउट्स लिखो। और बहुत कुछ सोचा है आगे से, नेक्स्ट लेक्चर से प्रोबेबली 2-3 लेक्चर बाद जब इम्पोर्टेंट पार्ट्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस लेक्चर के एंड में ना कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको ले लिया करेंगे, उनको हम यहीं पर सॉल्व कर लिया करेंगे, ताकि आपका जो है विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा सही है और पढ़ा भी सही रहा है। वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, यू विल गेट द ट्रस्ट। आप कुछ कहना नहीं यार, दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर, है ना। एंड थैंक यू फॉर सीइंग। प्लीज़ अपना फीडबैक्स और अपना अप्रिसिएशन अगर है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल सी इट। कुछ डाउट रहेंगे तो पूछो, अगले लेक्चर में उसको एड्रेस करेंगे। और जितना मैक्सिमम शेयर कर सके उतना करो। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे सभी मेरे बच्चे हैं, पर जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, हाय गाइस हाय अपने मम्मी के फ़ोन से, अपने पापा के फ़ोन से, अपने भाई के फ़ोन से, सबके फ़ोन सब्सक्राइब कर दो यार। तुमको मैं इतना कहूँगा, तुम यार मेरे हो यार, तुमको पढ़ा रहा हूँ, हाय हाय हाय। अपने घर वालों के फ़ोन से कर दो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, वॉट एवर कभी भी आप देख रहे हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और ओपेरिन एंड हेल्डन थियरी का रिवाइज करके आना। क्या करोगे तुम, नहीं करोगे, करके आना एंड विल मीट। अच्छा एक बात और कि मोस्टली हर वीक के सैटरडेज में हम डालेंगे लेक्चर, मोस्टली। अब तक ये सोचा है ना, किसी दिन ऐसा हुआ कि नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर आ रहे हैं तो मैं आपको प्रायर बता दूंगा। किस दिन ऐसा हुआ कि नेक्स्ट वीक लेक्चर ही नहीं आ रहा, अगर शेड्यूल कुछ ओपन नीचे रहा, हेक्टिक रहा, मैं वो भी बता दूंगा, है ना। पर हर सैटरडे एक लेक्चर आएगा ताकि आप मेरे लिए समय निकाल सको जैसे मैं आपके लिए निकालता हूँ। थैंक यू गाइस। एंड मेरे बच्चे तो मम्मी पापा के फ़ोन से करेंगे। एंड शेयर इट। बाय 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 बाय।